ओके, हम लोग प्रेजेंट का सारा लेक्चर देख चुके थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है ना। अब हम लोग सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट, इसे दो, ठीक है, सिंपल पास्ट भी कुछ लोग बोलते हैं या पास्ट इंडेफिनिट, इस टाइप का एक्शन को देखते क्या इसका यूसेज क्या है ना। तो बेसिकली आप देखोगे कि इसमें अगर वर्ब के फॉर्म की बात करें तो वर्ब का फॉर्म हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होने वाला ऑलवेज, ठीक है, वर्ब का ये सेकंड फॉर्म यूज होगा ऑलवेज। यानी कि जैसे आप बोलोगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गिव, और क्या लिखा हुआ है, गिव, एंड लिखा हुआ है गिवन। इट मीन्स क्या यूज होगा, ये यूज होगा गिव, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है ईट, एट, ईटिंग, ठीक है, तो क्या यूज होगा ये। जैसे लिखा हुआ है वॉच, वॉच्ड, ठीक है, वॉच, तो ये सब यूज होने वाला है, समझ रहे हो ना। इसको मीन्स समझ में है कि इसमें हमेशा वर्ब का जो फॉर्म यूज होने वाला है वो कौन सा फॉर्म यूज होने वाला है, सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद सेंटेंस को अगर निगेटिव बनाने की बात आएगी तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है ये चीज़ को, ठीक है, कि कोई भी इंडेफिनिट एक्शन की बात करते हो तो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए होता है, डू फॉर्म, ठीक है। अब कोई भी इंडेफिनिट एक्शन की बात करते हो तो वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए होता है, डू फॉर्म। उसके बाद जैसे पास्ट की बात करें तो डू डज का पास्ट क्या हो जाएगा, डिड। यहाँ पर डिड यूज किया गया तो सब्जेक्ट के साथ डिड, डिड के साथ हम निगेटिव बनाने के लिए एक वर्ड नॉट चाहिए होगा, और हम लोगों ने समझा कि नॉट जब भी यूज किया जाता है तो सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ, है ना। तो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, डिड, तो डिड नॉट, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और फिर सेंटेंस का क्या लिख दिया गया, ऑब्जेक्ट। ओके, इसी तरीके से फिर इंट्रोगेटिव बनाने की बात आएगी तो हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के पहले करना होगा तो डिड लिखना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यही ध्यान रखना है ना कि वर्ब का जो सेकंड फॉर्म यूज होता है वो ओनली एंड ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे होते तभी सिर्फ वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है। उसके बाद आप जितने भी सेंटेंसेस की बात करोगे, ठीक है ना, उसमें कोई भी सेंटेंस की बात करोगे जिसमें डिड का यूज कर दिया गया ना, तो डिड का यूज करने के बाद जो वर्ब का फॉर्म यूज होने वाला है, ठीक है, वो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म। बस यही ध्यान रखना कि वर्ब का जो सेकंड फॉर्म मेन फॉर्म यूज होता है, ठीक है, वो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में। तो इस तरीके का भी हमारा स्ट्रक्चर 6 पैटर्न तैयार हुआ, ठीक है ना, इस तरीके का 6 पैटर्न हमारा तैयार होता है, ठीक है ना। तो इसके फर्स्ट यूसेज की बात करें तो फर्स्ट यूसेज में आपका क्या लिखा हुआ है, टू मेंशन कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, ठीक है ना, कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी एक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इसकी बात होती है पास्ट के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है ना। कोई भी टाइम आपका बीत गया, ठीक है, जो टाइम आपका पास हो गया वो पास्ट हो गया ना, ठीक है। तो आप बोलोगे कि जैसे एग्जांपल से आप देख सकते हो कि माय ग्रैंडफादर बिल्ट दिस हाउस इन 1968, ऐसा कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि कोई किसी के दादाजी 1968 में कोई घर बना, तो 1968 एक पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है कि नहीं, एक पास्ट का स्पेसिफिक पास्ट का पर्टिकुलर टाइम है। इसी वजह से यहाँ पे जो वर्ब का फॉर्म यूज हुआ वो क्या हुआ, सेकंड फॉर्म, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ आई प्लेड चेस विथ माय फ्रेंड्स लास्ट सैटरडे। अब देख रहे हो लास्ट सैटरडे की बात की जा रही है, लास्ट मतलब पिछले सैटरडे की, तो ये भी क्या है, अपने अपने पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है। अगर हम बोले लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन 2015, ठीक है ना, इस टाइप का जब भी यूज किया जाता है तो ये देख रहे हो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है, सेकंड फॉर्म। तो लिखा हुआ आई प्लेड चेस विथ माय फ्रेंड्स लास्ट सैटरडे, क्लियर ना। उसके बाद लिखा हुआ वी रिसीव द पैकेज दिस मॉर्निंग, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे भी वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अच्छा, अब मॉर्निंग की बात करें, आप इवनिंग में खड़े होकर मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग भी तो आपका पास्ट ही हो गया ना, जो भी टाइम आपका बीत गया, जो भी टाइम आपका पास हो गया, ठीक है, वो क्या है एक्चुअली में पास्ट टाइम, है ना। तो क्या लिखा जाएगा, वी रिसीव्ड द पैकेज दिस मॉर्निंग। फिर लिखा हुआ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। देख रहे हो पास्ट के एक स्पेसिफिक टाइम पे इंडिया फ्री हुआ था, इस वजह से वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म। यही ध्यान देना, दे वॉच्ड की बात की जा रही है तो ये भी पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम है, तो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम होने की वजह से यहाँ पे भी वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो देख रहे हो कि कैसे पूरे वर्ब में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है ना, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स की बात करें ना तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड जैसे हम लोगों ने समझा कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम का इसमें यूज होता है, ठीक है, इसी को ध्यान देना है। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जैसे हमारा कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, क्या लास्ट डे, लास्ट मंथ, यस्टरडे, ठीक है ना, इन 2016, इन 1947, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इस टाइप से कुछ भी यूज होगा ना, ठीक है ना। 2 days बिफोर, एगो, ठीक है ना, एगो भी इस टाइप का, ये एगो भी जब ये सब वर्ड यूज होता है तो वो एक्शन हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट को रेफर करता है ये सब वर्ड, ठीक है ना। और कुछ अगर इंडेफिनिट एक्शन की बात करें तो कुछ फ्रीक्वेंट वर्ड भी कभी कभी यूज देखने को मिलता है जो कि हम लोग प्रेजेंट में देखे थे, ऑलवेज, नेवर, ठीक है ना, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ठीक है, ओकेजनली, इस टाइप का वर्ड यूज होता है, ठीक है। और तो फर्स्ट यूसेज को आप लोग समझ गए। अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने की बात आएगी, नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब डिड की जरूरत होगी, तो क्या लिखा जाएगा, माय ग्रैंडफादर डिड नॉट
बिल्ड दिस हाउस इन 1968। समझ रहे हो ना, डिड नॉट, डिड जब भी नॉट यूज किया जाएगा तो सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ तो क्या लिखा जाएगा, डिड नॉट बिल्ड, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ आई प्लेड चेस विथ माय फ्रेंड्स लास्ट सैटरडे, है ना। फिर बोला जाएगा कि सर इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाइए, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, डिड, और उसके साथ क्या लिखा जाएगा, नॉट। तो लेकिन फिर जब डिड लिख दोगे ना तो उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना होगा, फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस तैयार होगा आई डिड नॉट प्ले चेस विथ माय फ्रेंड्स लास्ट सैटरडे, ठीक है ना। हर एक सेंटेंस में यही करना कि बस डिड के साथ नॉट यूज करना, लेकिन यही ध्यान रखना है कि डिड के जब यूज कर दिया गया सेंटेंस में उसके साथ जो वर्ब का फॉर्म यूज होने वाला है वो कौन सा फॉर्म यूज होने वाला है, फर्स्ट फॉर्म। यही माइंड में रखना होता है सिर्फ। ओके, तो आई होप समझ गया कि कैसे डिड के साथ फर्स्ट का फॉर्म यूज हो रहा है। और सबसे एक और इसका यूसेस है, उसको आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। इसका एक और यूसेस है क्या, कि पास्ट का कोई भी आपका हैबिट होगा ना, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। पास्ट हैबिट बोलने का मतलब कि उस एक्शन को आप पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते हो, ठीक है ना। तो इसे हम बोल सकते हैं क्या, टू मेंशन, ठीक है ना, एक पॉइंट, टू मेंशन पास्ट हैबिचुअल एक्शन, ठीक है ना, पास्ट हैबिचुअल एक्शन। ओके, पास्ट हैबिचुअल एक्शन मीन्स पास्ट की आपकी हैबिट थी, पास्ट में आप इस एक्शन को करते थे बट अभी प्रेजेंट में नहीं करते हो, ठीक है। ऐसा होता होगा कि बाय द वे आप सुबह में वॉक करने जाते थे पहले, अब नहीं जाते हो, पहले आप क्रिकेट खेलते थे अब नहीं खेलते हो, ठीक है ना। इस टाइप का इवेंट हो सकता है ना, पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे अब नहीं पढ़ते हो, ठीक है ना। पहले आप, ये बहुत सारा इवेंट ऐसा हो सकता है जो आप पहले करते थे और नहीं करते थे, अब नहीं करते हो, इट मीन्स वो पास्ट की हैबिट थी, ठीक है ना। तो इसे भी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म। लेकिन इसके लिए एक और हमारे लिए वर्ड बन गया है, ठीक है, फ्रेज। इसको मॉडल्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा, यूज टू। आप बोल सकते हो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। सी यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग समझ गए कि दो, एक पास्ट मीन्स पास्ट हैबिचुअल एक्शन की बात की जाती है और एक पास्ट का कोई भी कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है। और हेल्पिंग हमारा इस क्या हुआ, डिड, ओके। और ये सब वर्ड को ध्यान रखोगे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, यस्टरडे, इन 2015, कोई पास्ट का किसी स्पेसिफिक टाइम की बात की जाएगी, ठीक है ना, तब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। और दूसरा हैबिट बताने के लिए, ओके। आई होप समझ के, आप 2 मिनट देख लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है गाइस। अब हम लोग नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, 6 नंबर टेंस को, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस करते हैं, है ना। तो हम लोगों ने ये चीज़ समझ ली स्टार्टिंग से कि कॉन्टिन्यूअस एक्शन बोलने का मतलब क्या है, कि कोई भी एक्शन गोइंग ऑन हो, ठीक है ना। गोइंग ऑन एक्शन मतलब आप कोई भी एक्शन अभी परफॉर्म कर रहे हो तो वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे थे। लेकिन अगर पास्ट में आपका कोई गोइंग ऑन एक्शन होगा, ठीक है ना, आप कल इस टाइम क्या कर रहे थे, ठीक है ना, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम यस्टरडे, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में हम लोग कौन सा टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करने वाले। बस हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता था, इज, एम, आर, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का हम लोग वर्ब का बी फॉर्म चाहिए होता है ना, तो इज, एम, आर यूज करते थे प्रेजेंट में, और उसी का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वाज एंड वर। बस यही ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के साथ वाज वर, उसके साथ वर्ब, फिर कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म क्यों समझते हो ना, क्योंकि एक्शन क्या होता है, गोइंग ऑन, एक्शन गोइंग ऑन, इस वजह से वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया, आईएनजी फॉर्म। तो सब्जेक्ट के साथ वाज वर, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेंटेंस के नेगेटिव बनाने की बात है कि तो बस आपको एक वर्ड, ठीक है, बार बार यही चीज बोला जा रहा है कि एक ही वर्ड नॉट की जरूरत होती है, और नॉट जब भी कुछ भी आ जाता है तो सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ, है ना। तो फिर लिखा जाएगा सब्जेक्ट के वाज वर, फिर नॉट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फिर से सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने की बात है कि तो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के पहले करना होगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या था, वाज वर, उसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, है ना। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, इस वजह से नोट ऑफ इंट्रोगेशन दिया जाएगा, ठीक। फिर से इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने की बात है कि तो फिर नॉट यूज किया जाएगा, फिर एक सेंटेंस ओपन एंडेड जो कि WH वर्ड से स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि फिर इसका 6 पैटर्न तैयार हुआ, है ना। हर एक सेंटेंस, हर एक टेंस में एक पॉजिटिव सेंटेंस अगर लिखते तो उसका 6 पैटर्न तैयार होता है। अब देखते हैं कि इसका यूसेस बेसिकली किस सिचुएशन में इस चीज का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है ऑन गोइंग एक्शंस इन पास्ट। ऑन गोइंग एक्शन मीन्स इन प्रोसेस, जो एक्शन गोइंग ऑन होगा पास्ट में, है ना। जैसे अगर हम बोले कि आई एम टीचिंग टेंसेस नाउ एट दिस, ठीक है ना, एट दिस मोमेंट आई एम टीचिंग टेंसेस एंड यू आर वाचिंग द लेक्चर, बट व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम यस्टरडे, कल आप क्या कर रहे थे इसी टाइम में। तो कहीं ना कहीं कल भी इसी टाइम आप कोई ना कोई एक्शन तो परफॉर्म जरूरी कर रहे होगे, ठीक है ना, कोई ना कोई एक्शन गोइंग ऑन होगा, तो उसी सिचुएशन को रेफर करने के लिए हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। इसलिए ऑन गोइंग एक्शन इन पास्ट, जैसे लिखा है आई
वॉज वॉचिंग अ मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे, यस्टरडे की बात की जा रही है, यस्टरडे एट दिस मोमेंट एक एक्शन गोइंग ऑन था, है ना। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखो, शी वाज क्लीनिंग हर रूम एट दिस टाइम लास्ट डे, लास्ट डे में इसमें भी समझते हो, लास्ट डे में पिछले दिन की बात की जा रही है, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस टाइप का जब भी यूज किया जाता है तो ये पास्ट के एक्शन को रेफर कर रहा होता है। ओके, तो ये सिचुएशन आप लोग समझ गए कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट आप कल क्या कर रहे थे, उस एक्शन को रेफर करने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, ठीक है ना। सेकंड यूजेस से अगर बात करें तो मीनवाइल ऑफ अ गोइंग ऑन एक्शन इंटरप्शन इज क्रिएटेड। अब देखो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि आप कोई भी एक्शन पास्ट में गोइंग ऑन था और बीच में एक इंटरप्शन क्रिएट हो जाए, जैसे कि आप रात में स्टडी कर रहे हो और लाइट ही चला गया, ठीक है ना। तो लाइट का चला जाना आपकी पढ़ाई में, आपका जो कंटिन्यूअस एक्शन, आपका एक जो गोइंग ऑन एक्शन था उसमें कहीं ना कहीं इंटरप्शन क्रिएट कर रहा, तो वो जो इंटरप्शन क्रिएट करने वाला एक्शन होगा ना वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पास्ट पे किसी स्पेसिफिक टाइम पे डन किया गया, ठीक है ना। यही ध्यान में रखना है कि जो इंटरप्शन क्रिएट करने वाला एक्शन है ना, ठीक है, उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ लिखेंगे, क्योंकि वो पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम पे डन किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, आई वाज हैविंग डिनर विथ माय फैमिली व्हेन द डोर बेल रैंग, ठीक है ना। आई वाज हैविंग डिनर, जब फैमिली के साथ डिनर कर रहे थे हम, तो उसी टाइम किसी ने क्या किया, गेट नॉक किया। तो गेट का नॉक करना किसी पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पर किया गया और हम लोग का एक एक्शन गोइंग ऑन था, बीच में एक इंटरप्शन क्रिएट हुआ, ठीक है ना। तो इसी इंटरप्शन को हम लोग वर्ब के सेकंड फॉर्म से रेफर कर रहे हैं, समझ रहे हो। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है, व्हाइल वी वर वेटिंग एट द बस स्टॉप वी सॉ एन एक्सीडेंट, ठीक है ना। कोई भी बंदा बोल रहा है कि हम लोग बस स्टॉप पे वेट करें तो उसी टाइम एक एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट एक सडन इंसिडेंट है ना, एक सडन इंसिडेंट है, अचानक से वो चीज होता है पास्ट के एक स्पेसिफिक टाइम पे, इस वजह से उसके साथ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। फिर लिखा इट वाज रेनिंग व्हेन प्रिया लेफ्ट फॉर वर्क, ठीक है ना। प्रिया अपने घर से ऑफिस जा रही है वर्क के लिए, उस टाइम क्या हो रही थी, बारिश। तो बारिश होने का जो एक्शन है वो तो गोइंग ऑन था ना, ठीक है ना, इस वजह से लिखा गया इट वाज रेनिंग। लेकिन वो वहां पे एक एक्शन स्पेसिफिक टाइम पे वो एक्शन वो, इस वजह से वर्ब का सेकंड फॉर्म से सेकंड एक्शन को रेफर किया गया। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए कि कैसे पास्ट में ऑन गोइंग कोई एक्शन होगा तो उसे वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म से यूज करेंगे, है ना। वाज वर्ब का यूज की बात किया तो वाज को सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, इस वजह से आई सी ही इट के साथ हम लोग वॉच का यूज करेंगे, यू बी दे के साथ वर्ब का यूज, बस यही ध्यान रखना। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ओके, तो आई होप आप लोग ये समझ गए, है ना। तो 2 मिनट आप देख सकते हो, टेक योर टाइम, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस को देखते हैं ना। आप लोग कंटिन्यूअस तक समझ चुके हैं परफेक्ट में क्या होता है, ठीक है ना। परफेक्ट एक्शन को पास्ट परफेक्ट समझने से पहले आपको परफेक्ट एक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि परफेक्ट एक्शन क्या होता है ना। तो परफेक्ट आप किसी भी एक्शन को बोलते हो, इस मींस क्या कि वो एक्शन आपने 100% कंप्लीट कर लिया है, डन कर लिया। हम लोग स्टार्टिंग से ये चीज बोलते आ रहे, समझ रहे हो ना, ठीक है। कंप्लीटेड एक्शन और डन एक्शन को ही तो हम लोग बोलते हैं परफेक्ट एक्शन, ठीक है ना। अब देख रहे हो यहाँ पे कि पास्ट की बात की जा रही है, इसमें पास्ट में कोई एक्शन आपने परफेक्ट किया, तो जो पास्ट परफेक्ट होता है ना वो पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन होता है। कौन सा एक्शन, पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन। इट मींस वो पास्ट इंडेफिनिट से भी पहले का एक्शन होता है, इसलिए हम लोग इसे मोर पास्ट एक्शन के नाम से भी जानते हैं। जैसे एग्जांपल से आप लोग बिल्कुल समझ सकते हो, जैसे लिखा है वी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज किया गया, हैड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर लिखा गया सी हैड प्रिपेयर्ड द डिश, यहाँ पे भी हैड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जैसे देखो परफेक्ट एक्शन के लिए हम लोग क्या हैव का फॉर्म चाहिए, तो प्रेजेंट में हमें क्या हैज एंड हैव का यूज किया गया। लेकिन जब पास्ट की बात की जाएगी तो हैज एंड हैड का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड। और हैड तो सबके लिए कॉमन है, चाहे सब्जेक्ट हमारा आई हो, बी हो, यू, दे, ही, सी, इट कोई भी हो, उसके साथ हम लोग एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड का ही यूज करेंगे, ठीक है। और हैड के साथ ऑलवेज कंप्लीशन को भी एक्सप्रेस किया जाता है, इसी के साथ वर्ब का हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म, समझ रहे हो ना। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या होगा, सेंटेंस की स्टार्टिंग पहले सब्जेक्ट से, फिर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे सेंटेंस में हैड यूज होने वाला है क्योंकि परफेक्ट एक्शन की बात की जा रही है, और फिर एक्शन थर्ड क्योंकि एक्शन कंप्लीटेड परफेक्ट है, इस वजह से एक्शन, और इसलिए वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर नेगेटिव बनाने की बात आएगी तो सिर्फ आपको नॉट की जरूरत होगी, और नॉट हमेशा यूज किया जाता है सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ, यही स्टार्टिंग से बोला जा रहा है ना। उसके बाद जब इंट्रोगेटिव बनाने की बात आएगी तो इसी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में करोगे, ठीक है। तो हैड के साथ सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ से देना है, फिर से नॉट यहाँ पे लगाओगे तो फिर नेगेटिव बन जाएगा। अगर सेंटेंस का स्टार्टिंग में कोई WH वर्ड लिख दें, मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो फिर ये हमारा WH नेगेटिव, इसको हम लोग ओपन एंडेड बोलते हैं। उसके बाद फिर से नॉट लगा दोगे सेंटेंस का सब्जेक्ट के बाद, तो फिर से हमारा ये 6 पैटर्न इस तरीके से तैयार हो जाएगा। एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखोगे उसका 6 पैटर्न आप तैयार कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली हमको इसके यूसेस, इसके फंक्शन को, इसके एप्लीकेशन को समझना होता है, ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट को आप क्या बोलते हैं, पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन, मतलब पास्ट के भी से भी पहले हो। जैसे इसे टाइमलाइन से हम समझे ना,
तो पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो ये भी पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम पे डन हुआ, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये एक एक्शन पास्ट के पे डन हुआ और फिर एक एक्शन, दो एक्शन जो है डन किया गया है पास्ट के स्पेसिफिक टाइम में। अब देख रहे हो ये दोनों एक्शन में अगर कंपैरिजन किया गया तो कौन सा एक्शन पहले डन हुआ बताओ, ठीक है। तो ये वाला आप बोलोगे कि ये एक्शन पहले डन किया गया, ये वाला एक्शन पहले डन किया गया, ये वाला एक्शन बाद में डन किया गया, यही तो आप समझोगे ना। टाइमलाइन से देख रहे हो कि दोनों एक्शन को बोला जा रहा है कि पास्ट में ही डन किया गया, लेकिन पास्ट में भी तो ऐसा होगा ना कि एक एक्शन पहले किया गया होगा, एक एक्शन बाद में, ठीक है। तो जो पहले एक्शन किया गया दैट इज प्रीसीडिंग एक्शन, वही तो हुआ हमारा पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन, और बाद वाले एक्शन को बोलते हैं पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पे हुआ, इस वजह से पास्ट का इंडेफिनिट एक्शन हुआ। जैसे एग्जांपल देख रहे हो, टू मेंशन प्रीसीडिंग एक्शन, क्या कौन सा एक्शन, प्रीसीडिंग मतलब जो पहले डन हुआ आउट ऑफ टू एक्शंस ऑफ द पास्ट, पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, दो एक्शन डन किया जाता है और एक एक्शन पहले और एक एक्शन बाद में, ऐसा ही तो होगा ना, एक कंसिडरेशन तो ऐसा ही तैयार होगा कि एक एक्शन पहले किया गया उसके बाद एक एक्शन तैयार किया गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, द मूवी हैड स्टार्टेड व्हेन वी गॉट द थिएटर, देख रहे हो, द मूवी हैड स्टार्टेड व्हेन वी गॉट द थिएटर, हम लोगों को थिएटर पहुंचने से पहले मूवी क्या हो चुका था, स्टार्ट हो गया था। तो मूवी का स्टार्ट होना प्रीसीडिंग एक्शन है ना, मूवी पहले स्टार्ट हुआ तब हम लोग थिएटर पहुंचे, इट मींस मूवी का स्टार्ट होना हमारा क्या था, प्रीसीडिंग एक्शन, इसलिए इसके साथ हम लोग हैड के साथ थर्ड फॉर्म और सेकंड वाले एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट मतलब सेकंड फॉर्म के साथ लिखा गया। The ship had already left before we reached the harbor, है ना, had already left, पहले शिप खुल चुका था, पहले शिप खुलने का काम हो चुका था तब हम लोग पहुंचे। The thief had, देखो मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल आप लोग जानते हो, the thief had fled away before the police came, पुलिस के आने से पहले चोर भागा था ना, ये सब समझ रहे हो। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ, thief के भागने का एक्शन पहले हुआ था, उसके बाद पुलिस आया, तो thief का भागना कौन सा एक्शन, प्रीसीडिंग एक्शन, इस वजह से इसको साथ had के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट एक्शन। तो आई होप आप लोग समझ गए। और इसमें जो है कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज हुए जैसे बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, ऑलरेडी, जस्ट, जो कि हम लोग परफेक्ट में देख चुके हैं कि परफेक्ट का कौन कौन सा कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स कीवर्ड्स होता है। ओके, तो आप लोग समझ गए कि हैड के साथ जब थर्ड फॉर्म की बात की जाएगी, हैव के फॉर्म हैड के साथ थर्ड की फॉर्म की बात की जाएगी तो वो एक्शन पास्ट परफेक्ट का होगा। ओके, और इसके एप्लीकेशन को हम लोग देख ले, आप लोग 2 मिनट देख ले तो ठीक है, टेक योर टाइम, फिर हम लोग ओके अब नेक्स्ट हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को डिस्कस करते हैं। ओके, इसमें देख रहे हो कि जैसे स्टार्टिंग में बताया गया था कि इट इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ टू टेंसेज, है ना। कौन सा टेंस हमारा परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस, जब दो एक्शन को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है। फिर से जब दो एक्शन, कौन सा एक्शन, एक परफेक्ट एक्शन एंड दूसरा कॉन्टिन्यूस एक्शन, जब दो एक्शन को आपस में कंबाइन करते हैं ना तभी हमारा टेंस तैयार होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आप लोगों ने प्रेजेंट में भी देखा, अब हम लोग पास्ट में देख रहे हैं, फिर फ्यूचर में भी एक देखने वाले, है ना। तो अब देख रहे हो कि जैसे इसके हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाए तो परफेक्ट एक्शन के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव होता, और हैव का पास्ट फॉर्म क्या है, हैड, तो सी हैड, और हैड के साथ अगर कोई वर्ब का फॉर्म लिखना होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखोगे, लेकिन आगे देख रहे हो कि कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, बी का फॉर्म चाहिए। तो हैड के साथ अगर बी का कोई फॉर्म लिखना हो तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होने वाला, बीन, इसी वजह से हैड बीन का यूज होता है ना। तो सी हैड बीन, फिर उसके बाद एक्शन गोइंग ऑन है, गोइंग ऑन होने की वजह से वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, तो सी हैड बीन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कोई टाइम मेंशन किया जाता है, ठीक है। इधर वो टाइम एक्सप्रेशन कोई भी हो सकता है, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो सकती है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो सकती है ना, ठीक है। तो उसी टाइम एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए हमें 2 वर्ड्स की जरूरत होती है, दैट इज सिंस एंड फॉर, ठीक है। अब सिंस को मेंशन करने के लिए हम लोग सिंस मेंशन करने के लिए हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन करने के लिए सिंस का यूज करते हैं, पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन करने के लिए फॉर। हम लोग प्रेजेंट में भी इस चीज को देख चुके हैं। ओके, तो यही ध्यान रखना है ना कि जब कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, जैसे कोई भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, बस उसमें आप टाइम ऐड कर दोगे ना, कोई भी टाइम एक्सप्रेशन ऐड कर दोगे, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऐड कर दोगे, आप उसे स्पेसिफिक बना दोगे कि ये एक्शन किस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ था, ये एक्शन किस पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ था ना, तब वो हमारा एक्शन क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होने वाला। समझ रहे हो? तो लिखा गया क्या, देख सकते हो आप एक लाइन में, एक्शंस स्टार्टेड इन पास्ट। देखो पास्ट की बात की जा रही है तो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूड कुछ देर तक, कुछ ड्यूरेशन तक, 2 साल 5 साल, जितने दिन तक उसे पास्ट में कंटिन्यू रहना था कंटिन्यू रहा, एंड फिनिश्ड इन पास्ट, एंड पास्ट में ही फिनिश हो गया। इस टेंस का प्रेजेंट से कोई लेना देना, इस एक्शन का प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही कंटिन्यू रहा, एंड पास्ट में ही फिनिश हो गया। इसी चीज को जैसे इसे टाइमलाइन से समझोगे ना तो टाइमलाइन से बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर से इस एक्शन का कोई वास्ता नहीं, मान लेते कि पास्ट के इस पॉइंट ऑफ टाइम से ये एक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, टाइमलाइन
पे आप देखोगे कि पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम से कोई एक्शन स्टार्ट हो, वो पास्ट में क्या रहने वाला है, कंटिन्यू रहने वाला, और पास्ट में ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो फिनिश हो जाएगा। देख रहे हो टाइमलाइन पे कैसा ये दिख रहा कि पास्ट के इस पॉइंट ऑफ टाइम से एक्शन स्टार्ट हुआ, गोइंग ऑन रहने वाला, और पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक्शन क्या हो गया, फिनिश हो गया। इसका वैलिडेशन, ये वैलिड जो है इतने ही टाइम तक था। क्लियर? जैसे एग्जांपल में लिखा गया, बी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना। 2 आवर्स इस पॉइंट्स पे कोई भी बंदा वेट करने के लिए वेट करते रहते हैं, कितने आवर तक, 2 आवर्स तक। फिर इस टाइम इस पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है, ये एक्शन फिनिश हो जाता है। फिर लिखा हुआ है सी हैड बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट सिंस 2005, तो सिंस 2005 हम ये पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ से एक्शन कंटिन्यू रहा और फिर जाकर आज के डेट में फिनिश हो गया। मतलब प्रेजेंट से इसका कोई वास्ता नहीं, पास्ट के ही टाइमलाइन पे इसे दिखा सकते हैं। समझ रहे हो ना। ही हैड बीन वर्किंग for 12 hours when he quit his job, when he quit his job, पास्ट के जिस स्पेसिफिक टाइम पे, पास्ट के जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने जॉब छोड़ा, तो जॉब करते हुए उस बंदे को कितने साल हो गया था, 12 साल, ठीक है ना। इट मींस वो बंदा 12 ईयर से रेगुलरली उस कंपनी में जॉब कर रहा था और फाइनली उसे पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पे जॉब छोड़ा। इस वजह से यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म। जब भी आप पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम की बात करोगे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा, सेकंड फॉर्म। सिंपल सा एग्जांपल, इंडिया बिकेम फ्री, क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, तो 1947 पास्ट का एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है ना, इसी वजह से वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया, सेकंड फॉर्म। सी हैड बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स व्हेन द डॉक्टर फाइनली अराइव्ड। डॉक्टर का आना पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम है, लेकिन उस स्पेसिफिक टाइम पर पहुंचने से पहले कोई भी पर्सन, ठीक है, सी की बात की जा रही है, तो सी 3 घंटे से वेट कर रही थी। तो इस पॉइंट को हम लोग वो मान लेते हैं जहां से वेटिंग करने का एक्शन स्टार्ट हुआ, तो यहां से स्टार्ट हुआ, 3 घंटे तक रहा और फिर जाकर 3 घंटे बाद ये एक्शन फिनिश हो गया। तो देख रहे हो पास्ट के ही ड्यूरेशन में हम इस चीज को दिखा रहे हैं। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए। और सिंस का फॉर का यूज हम लोग प्रेजेंट में भी देख चुके हैं, कैसे पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज, सिंस चाइल्डहुड, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस लास्ट मंडे, ठीक है ना, सिंस 2015, इस तरीके से। और फॉर के, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 5, इस तरीके से यूज होता है। समझ रहे हो ना। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए किस सिचुएशन में हम लोग इस एक्शन का यूज करते हैं। और हैड बीन के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। हैड बीन के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। नॉट लगाने की बात आएगी तो हम लोग पता है कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा नॉट है, ठीक है, तो सॉरी हैड है, तो हैड के साथ हम लोग नॉट, हैड नॉट बीन ऐसे तैयार होगा, हैड नॉट बीन। हर एक जगह पे आप बीच में हैड बीन और के बीच में क्या डाल दोगे, नॉट, तो सेंटेंस क्या बनता जाएगा हमारा, नेगेटिव। और फिर हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते जाओगे तो इंट्रोगेटिव। ओके, इस तरीके से तैयार हो जाएगा 6 पैटर्न। आप 2 मिनट देख सकते हो, फिर हम लोग टेक योर टाइम, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट फ्यूचर पे आ चुके हैं, ठीक है। अब लोग फ्यूचर टेंसेस को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट को देखते हैं ना। तो इंडेफिनिट एक्शन आप लोग समझ गए थे, हम लोग प्रेजेंट में भी डिस्कस किया और पास्ट में भी डिस्कस किया गया, ठीक है ना। आप देख रहे हो फ्यूचर टाइम की बात की जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज माइंड में होना चाहिए कि कोई भी फ्यूचर एक्शन को रेफर करने के लिए आपको 2 मॉडल्स, आप इसे हेल्पिंग भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ऐसे हम लोग जब मॉडल्स चैप्टर स्पेशली पढ़ेंगे तो बिल एंड सेल का फंक्शन को बहुत ही डिटेल में डीपली समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आपको समझना कि कोई भी फ्यूचर एक्शन हो, फ्यूचर का वो इंडेफिनिट एक्शन हो, कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही क्यों ना हो, अगर फ्यूचर की बात आएगी तो आपको बिल एंड सेल लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बिल एंड सेल मॉडल से, तो इसके साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म, तो बेस फॉर्म मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, जैसे प्ले, प्लेज नहीं, प्ले, गो, ईट, इस टाइप से जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो यूज होगा, समझ रहे हो। फिर उसके बाद सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए बस आपको नॉट की जरूरत है, और नॉट हमेशा किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है ना। तो बिल एंड सेल के साथ नॉट यूज कर दिया गया। फिर लिखा गया, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर दिया तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनने वाला है, ठीक है। इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। फिर अगर सेंटेंस का स्टार्ट है कोई WH वर्ड, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाट, व्हिच, ये सबसे कर देंगे। उसके बाद बिल एंड सेल, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। फिर इसमें भी अगर नॉट लगा दोगे तो फिर ये नेगेटिव, मतलब ये हमारा 6 पैटर्न इसका भी तैयार हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आप 6 स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, ठीक है ना। अब रहा बिल एंड सेल के यूसेस की बात, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग आई एंड बी के साथ सेल एंड बिल दोनों यूज किया जा सकता है, ही एंड शी के दोनों यूज किया जाता है, समझ रहे हो। हम लोग इसके यूसेस को डिटेल से बिल्कुल समझ चुके हैं, आई एंड बी। ऐसे हम लोग जब मॉडल से स्टार्ट करेंगे ना तो बिल एंड सेल का डिटेल यूज और कहाँ पे किस सिचुएशन में बिल एंड सेल का यूज होता है वो समझेंगे, ठीक है ना। आप बेसिकली देख सकते हो, लेकिन प्रोमिनेंटली अगर मान के चला जाए ना, ठीक है, प्रोमिनेंटली माना जाए तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आई, ही, सी, इट, नेम, ठीक है ना, सबके साथ आप क्या यूज कर सकते हो,
विल का यूज कर सकते हो, ठीक है। आज के डेट में यही होने लगा, लेकिन ये नहीं बोला जा रहा है ना कि शैल का यूज गलत है। हम लोगों ने ये समझ लिया कि जब किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल यूज करते हो और शैल यूज करते हो तो सेंटेंस के मीनिंग में क्या फर्क आता है, उसके सेंस में क्या फर्क आता है, और ऐसे हम लोग मॉडल्स में भी इसको समझेंगे। ओके, तो आई होप समझ गए कि प्रोमिनेंटली किस चीज को यूज कर सकते हैं आप, विल को, और विल के साथ वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज होने वाला, ठीक है ना। तो क्या लिखा गया, एन एक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, ठीक है, जो फ्यूचर में होने वाला है, कल होने वाला है, पर्सन होने वाला है, आप करने वाले हो, ठीक है। आप एक कार खरीदने वाले हो, आप अपने माँ बाप के पास घर जाने वाले हो, ठीक है ना, कुछ भी आप करने वाले, बोल रहे हो कि मैं यहाँ जाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, इस टाइप से कुछ भी एक्शन आप करने वाले हो फ्यूचर में, ठीक है ना, परफॉर्म करने वाले हो कुछ भी, तो वो एक्शन हमारा क्या होगा, फ्यूचर एंड डेफिनेट का या विल एंड शैल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से रेफर करोगे। अच्छा, वो जो फ्यूचर एक्शन होगा वो क्या क्या एक्सप्रेस कर रहा होता है, प्रेडिक्शन हो सकता है हमारा, अनुमान की, देख रहे हो, इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो, इस तरीके से बोले, एक प्रेडिक्शन होगा, एक ओपिनियन हो सकता है, एक डिटर्मिनेशन हो सकता है कि मुझे ये करना ही है, ठीक है, एक प्रॉमिस हो सकता है, या इंस्टेंट डिसीजन, आप किसी चीज को देखकर एक इंस्टेंट डिसीजन आपके माइंड में आता है तो उसके लिए भी आप क्या विल एंड शैल का यूज करोगे, प्रोमिनेंटली किस चीज का, विल का। जैसे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, लिखो आई विल हेल्प यू इन दिस प्रोजेक्ट, आई विल हेल्प यू इन दिस प्रोजेक्ट, एक बंदे का क्या है, ओपिनियन, ऐसे बोल सकते हो। प्रॉमिस की बात की जाए, आई के साथ विल लगाया गया तो ये 100% ऐसा किया जाएगा, तो एक प्रॉमिस है कि हाँ तुम्हें पक्का इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी हेल्प की जाएगी, हम हेल्प करेंगे, ठीक है, आई विल हेल्प यू इन दिस प्रोजेक्ट। लिखा गया वी विल क्रैक द एग्जाम नेक्स्ट वीक, वी विल क्रैक द एग्जाम, ये क्या है, एक डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करा कि नेक्स्ट वीक पक्का एग्जाम क्रैक करने वाले, वी विल क्रैक द एग्जाम नेक्स्ट वीक, है ना। लिखा है वी विल, सी विल पे यू बैक नेक्स्ट वीक, ठीक है, जो बाय द वे कोई पर्सन किसी से डेब्ट ले हुआ बोल रहे कि नेक्स्ट वीक तुम्हें पक्का देने वाले, है ना, तो सी विल पे यू बैक नेक्स्ट वीक, इस तरीके से लिखा हुआ है। ही विल बाई अ कार टुमारो, कल कार खरीदने वाले, कल मैं एक न्यू कार खरीदूंगा, आई विल बाई अ कार टुमारो, या ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू कार, आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कार टुमारो, ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग समझेंगे कैसे यूज होता है, जो ही विल रेस्पॉन्ड विद इन 2 days, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है आई थिंक इंडिया विल वॉन द मैच, इंडिया विल विन द मैच, ये क्या है, एक प्रेडिक्शन है, समझ रहे हो। अब देखो, एक समझ रहे हो कि जब कोई भी फ्यूचर एक्शन की बात होती है ना तो उसे हम लोग गोइंग, मतलब गोइंग टू से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना, गोइंग टू से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपका कोई प्लानिंग हो गया, इस टाइप का आपका कोई प्लान, कोई थिंकिंग एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग विल एंड शैल ना यूज करके क्या, कोई भी नियरेस्ट फ्यूचर प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए आप कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लिख सकते हैं। हम लोग इसको देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। जैसे लिखो, अगर बोल रहे हैं छत पे खड़े हैं, बोल रहे हैं लुक एट द स्काई, इट इज गोइंग टू रेन सून, है ना, इट इज गोइंग टू रेन सून, देख रहे हो बारिश, बादल है छाया हुआ, बारिश होने वाली है बहुत जल्दी ही, है ना। और कोई बंदा इट विल रेन सून ऐसा भी बोल सकता है ना, ठीक है ना। तो समझ रहे हो, अब ऐसे जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे तो विल एंड शैल के डीपली जो फंक्शन होता है उसका पूरे डिटेल से स्टडी करेंगे। आप लोग अभी बेसिकली समझ गए, ठीक है, कि जब भी आपको कोई फ्यूचर का एक्शन रेफर करना होगा कि कल आप ये करोगे, आपको कोई प्लानिंग, एक डिटर्मिनेशन, एक प्रॉमिस, जो आप प्रेजेंट में खड़े होकर बोल रहे हो कि मैं कल ये करूंगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये करने वाला हूँ, ये करूंगा, इस टाइप का जब सिचुएशन तैयार होगा तो आप विल एंड शैल के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। और जब देखोगे नेगेटिव बनाने की बात आएगी तो सब विल के साथ क्या नॉट लगाते जाना है हर एक जगह पे, तो सेंटेंस का नेगेटिव बनता जाएगा, समझ रहे हो। फिर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसी विल को सेंटेंस का स्टार्टिंग में। ओके, तो आई होप आपको समझ के कि इसका क्या फंक्शन होता है, किस सिचुएशन में यूज करते हैं, कैसे फ्यूचर एक्शन को रेफर करता है। ओके, तो आप लोग 2 मिनट इसको देख लो, टेक योर टाइम। ओके, प्रोसीड करते हैं आगे। ओके, जब नेक्स्ट हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है, 10 नंबर 10 से हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसमें अभी आप देख रहे हो कि कॉन्टिन्यूस एक्शन, कौन से एक्शन की बात की जा रही है, कॉन्टिन्यूस एक्शन, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रेजेंट में भी समझा कि कॉन्टिन्यूस एक्शन क्या होता है, पास्ट में भी समझा कि कॉन्टिन्यूस एक्शन क्या होता है, और हम लोग फ्यूचर में देखने वाले कॉन्टिन्यूस में क्या, गोइंग ऑन एक्शन, ठीक है ना, जो एक्शन क्या है इन प्रोसेस में, ठीक है, कोई भी एक्शन अब जो इन प्रोसेस में गोइंग ऑन है, अभी आपको कर रहे हो ना, ठीक है। जैसे आई एम टीचिंग, बार बार ये चीज बोल रहे हैं, आई एम टीचिंग टेंसेज एंड यू आर वाचिंग द लेक्चर, ये क्या है, गोइंग ऑन एक्शन है। लेकिन जब कोई भी गोइंग एक्शन फ्यूचर टाइम में होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर लिखा गया, फ्यूचर टाइम में कोई भी एक्शन अगर गोइंग ऑन रहने वाला है तब हम उस सिचुएशन में कौन सा टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग समझे कि कोई भी फ्यूचर एक्शन को रेफर करने के लिए आपको पहले एक मॉडल्स, एक हेल्पिंग ऑफ की जरूरत होती है, विल एंड शैल, ठीक है ना। कोई भी फ्यूचर एक्शन हो, या तो फ्यूचर का इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, अगर फ्यूचर की बात करोगे तो आपको विल एंड शैल लिखना पड़ेगा, सबसे पहली बात, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो कि कॉन्टिन्यूअस एक्शन की बात की जाती है, तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन के लिए हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, बेस फॉर्म की बात करें तो बेस फॉर्म हमारा बी चाहिए, ठीक है। और विल एंड शैल के साथ अगर बी का कोई फॉर्म लिखना हो तो क्या लिखोगे, खुद बी ही तो लिखोगे ना, क्योंकि विल एंड शैल के साथ हम लोग वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं और बी का बेस फॉर्म खुद बी ही होता है, इस वजह से विल बी एंड शैल बी का फंक्शन हुआ। और चूंकि एक्शन गोइंग ऑन है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, तो सी विल बी शैल बी, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो नेगेटिव बनाने के लिए बस आपको एक
वर्ड नॉट की जरूरत होती है, और फिर से नॉट कहाँ पे ऐड करोगे, तो सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हेल्पिंग हमारा क्या है, विल एंड शैल, तो विल एंड शैल के साथ क्या यूज कर दोगे, नॉट, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उसके बाद जब इसी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर दोगे तो वो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव, और लास्ट में आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर से नॉट यूज कर दोगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद, ठीक है। तो फिर ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर सेंटेंस का स्टार्टिंग कोई WH, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन ये सब से करोगे तो वो हमारा ओपन एंडेड होगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वर्ब का बी फॉर्म, ING फॉर्म, ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हो कि फिर इस टेंस का भी हमारा कितना, एक सेंटेंस अगर लिखोगे, एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखोगे तो आप उसका 6 पैटर्न इस तरीके से तैयार कर सकते हो। ओके, अब इसमें देख रहे हो कुछ टुमारो अगर लिखा हुआ है तो टुमारो तो नेक्स्ट डे की, टुमारो नेक्स्ट डे एट दिस टाइम, ठीक है। इस टाइप का जब कोई भी स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाएगा तो वो भी क्या होगा, एक फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस एक्शन को रेफर कर रहा होगा। जैसे लिखा गया, इसका यूसेज को अब देखते हैं एप्लीकेशन को। तो टू मेंशन गोइंग ऑन एक्शन इन फ्यूचर, कोई भी एक्शन गोइंग ऑन रहने वाला है फ्यूचर टाइम में, तब हम इस टेंस का यूज करेंगे। एग्जांपल से समझ सकते हो, आई विल बी ड्राइविंग टू मनाली एट 11 AM टुमारो। आपकी एक प्लानिंग है कि कल क्या, ठीक है, कल 11 o'clock हमें कहाँ, मनाली के लिए निकलना है बाई कार, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, आई विल बी ड्राइविंग टू मनाली, आई विल बी ड्राइविंग टू मनाली एट 11 AM टुमारो। आज 11 o'clock में ये सोच रहे हो, ये प्लान कर रहे हो कि कल 11 o'clock हम लोग कार ड्राइव कर रहे होंगे, समझ रहे हो ना। लिखा है सी विल बी वर्किंग अंटिल लेट नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट इवनिंग उसे ज्यादा काम मिलने वाला है, इसलिए वो नेक्स्ट इवनिंग बहुत देर तक काम करने वाला कर रही होगी, है ना। तो सी विल बी वर्किंग अंटिल लेट next evening, they will be discussing the topic tomorrow morning। देख लो, tomorrow, next day, at this moment, at this time, आप आने वाले टाइम में, इट मीन्स कौन सा टाइम, फ्यूचर टाइम में क्या कर रहे होगे, इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। We will be enjoying in Goa at this time next Sunday, at this time next Sunday। आप प्रेजेंट में बोल रहे हो कि इस मोमेंट में ना हम लोग नेक्स्ट संडे को गोवा में एंजॉय कर रहे होंगे, तो we will be enjoying in Goa at this moment next Sunday। आपकी एक प्लानिंग है फ्यूचर की, ठीक है ना। ही विल बी कंप्लीटिंग हिज होमवर्क टुमारो नाइट। ओके, तो आप लोग देख लिए कि कैसे विल एंड शैल के साथ बी का फॉर्म, बी का बेस फॉर्म बी खुद ही, और वर्ब के साथ ING फॉर्म यूज करके हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक्शन को रेफर कर रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक वर्ड देख रहे हो, टुमारो, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, यू नो, इस टाइप से जब यूज किया जाता है तो हमारा ये एक्शन क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, तो आप 2 मिनट देख सकते हो, फिर हम लोग टेक योर टाइम, फिर प्रोसीड करते हैं लेक्चर। ओके, जब हम लोग नेक्स्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखते हैं ना, आप लोगों ने इंडेफिनिट एंड कॉन्टिन्यूअस को अच्छे से समझ लिया, परफेक्ट पे आते हैं, ठीक है। आप कोई भी एक्शन को बोलते हो कि परफेक्ट, परफेक्ट बोलने का मतलब क्या है, वो एक्शन आपने 100% कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आपने एक्शन को 100% डन कर लिया, ठीक है। आप परफेक्ट तभी ना बोलते हो किसी भी एक्शन को कि ये काम मेरा परफेक्ट हो गया, जब आपने 100% एफिशिएंसी के साथ उस एक्शन को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, उस एक्शन को डन कर लिया, तभी आप बोलते हो कि वो एक्शन हमारा क्या हो गया है, परफेक्ट। लेकिन बात की जा रही है फ्यूचर की, इट मीन्स आप फ्यूचर एक्शन में, फ्यूचर टाइम में, मीन्स फ्यूचर टाइम, आने वाले टाइम में आप किसी भी एक्शन को परफेक्ट करने वाले हो, ऐसा कंसीडरेशन आप प्रेजेंट में सोच रहे हो, ठीक है ना। फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हो या फ्यूचर के बारे में कोई भी आपका कंसीडरेशन होता है वो प्रेजेंट में ही तो होता, ठीक है। तो आप प्रेजेंट में सोच रहे हो ना कि कल शाम तक हम ये काम कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक तक ये कंप्लीट कर लेंगे, 2020 तक ये कर लिया जाएगा, ऐसा एक प्लानिंग कि वो काम इस पॉइंट ऑफ इस लास्ट टाइम तक, ये हमारा डेडलाइन है कि इस टाइम तक तो ये एक्शन पूरा होगा ही फ्यूचर में, ऐसा आपका जब कंसीडरेशन होता तब आप इस टेंस का यूज करते हो फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है ना। तो आप क्यों फ्यूचर एक्शन रेफर करने के लिए पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब एक मॉडल्स विल एंड शैल की जरूरत है, ये तो कंफर्म है, ठीक है ना। उसके बाद जब परफेक्ट एक्शन की बात की जा रही है तो परफेक्ट एक्शन के लिए आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है, हैव का फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म, हैव का फॉर्म, एंड विल एंड शैल के साथ अगर हैव का कोई फॉर्म लिखना हो तो कौन सा फॉर्म लिखोगे, खुद हैव ही लिखोगे। अगर विल एंड शैल के साथ हैव का कोई फॉर्म लिखना हो तो क्या लिखोगे, खुद हैव ही लिखोगे, क्योंकि विल एंड शैल के साथ हम लोग वर्ब का हमेशा बेस फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद चूंकि एक्शन कंप्लीटेड होता है, एक्शन डन होता है, इसी वजह से वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए बस एक वर्ड नॉट की जरूरत होती है, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ, हम लोग स्टार्टिंग से इस चीज को देखते आ रहे हैं। ओके, उसके बाद जब इंट्रोगेटिव बनाओगे तो सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में करोगे, फिर से नॉट यूज किया जाएगा तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, फिर लास्ट में क्या देखना है, क्वेश्चन मार्क को लगाना, लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन यूज करना। फिर सेंटेंस में जब WH वर्ड से कोई भी WH वर्ड व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हिच, इस टाइप कोई भी वर्ड से स्टार्ट करोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, तो ये भी तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये कौन सा, इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक हुआ हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड
एक ओपन एंडेड क्वेश्चन। आप लोग समझ चुके हो कि क्लोज एंडेड क्या होता है एंड ओपन एंडेड क्या होता है, ठीक है। और लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क का देते। तो फिर से आप देख रहे हो कि इस टेंस का हमारा कितना 6 पैटर्न तैयार होगा। जब आप एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखोगे तो उसको आप 6 पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इसका यूसेज क्या है। तो लिखा गया कंप्लीटेड एक्शंस इन फ्यूचर, ठीक है। किस एक्शन को रेफर करने के लिए इस स्ट्रक्चर को आप यूज करोगे, कंप्लीटेड एक्शन इन फ्यूचर। हम लोगों ने देखा कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट और एक रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। तो कंप्लीटेड एक्शन जो पास्ट का होगा, पास्ट पे तो वो पास्ट परफेक्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन। फिर रिसेंट पास्ट के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किए। फ्यूचर में जो एक्शन परफेक्ट होगा उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में जो एक्शन कंप्लीट होगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया जाएगा। जैसे लिखा गया अरुण विल हैव सेव्ड 2 लाख रुपीज बाई नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। अब जैसे कोई बंदा जॉब कर रहा है और वो मंथली 10,000 या 20,000 सेव करता जा रहा है, ठीक है ना। तो एक कंसीडरेशन होगा ना कि नेक्स्ट ईयर तक हमारे पास इतना बैंक बैलेंस हो जाएगा, समझ रहे हो। एक कंसीडरेशन, इतना बैलेंस हम लोग सेव कर चुके होंगे। तो सेंटेंस तैयार हुआ अरुण विल हैव सेव्ड 2 लाख रुपीज बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना, ऐसे। फिर लिखा गया बी विल हैव पेंटेड द लिविंग रूम बाय 5 PM, आज शाम तक ये रूम पेंट हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। फिर लिखा आई विल हैव एस्टैब्लिश्ड द कंपनी बाय 2022 से पहले, उस वो डेडलाइन है कि 2020 तक एक कंपनी एस्टैब्लिश करना है, ठीक है ना। तो ये एक्शन कब कंप्लीट होने वाला है, फ्यूचर के टाइम में, समझ रहे हो। फिर लिखा हुआ ही विल हैव कंप्लीटेड हिज टास्क बाय टुमारो नाइट, कल रात तक वो अपना टास्क कंप्लीट करने वाला, क्लियर। तो जो भी हम फ्यूचर में प्लानिंग करते हैं कि ये एक्शन इस डेडलाइन तक, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट की बात की जा रही है, कंप्लीशन की बात की जा रही है, ठीक है। तभी हम इस सिचुएशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आप स्ट्रक्चर को देख चुके हो कि विल हैव, शैल हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। और जब विल शैल के साथ नॉट लगाओगे तो नेगेटिव बनता जाएगा। फिर स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब करोगे तो इंट्रोगेटिव स्टेप से आप समझ रहे हो कि पैटर्न कैसे बनता जा रहा है, ओके। और अगर देखा जाए तो प्रोमिनेंटली विल का यूज ज्यादातर किया जाता है, ठीक है। शैल का यूज करना गलत नहीं, हम लोग समझ चुके हैं कि विल लिखने से, कोई भी सब्जेक्ट के साथ विल लिखते हो तो क्या फर्क पड़ता है, एंड शैल लिखते हो तो क्या फर्क पड़ता है। तो प्रोमिनेंटली आप विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जब यूज करोगे तो वो एक्शन हमारा फ्यूचर परफेक्ट का होगा, ओके। तो आप लोग इसका समझ चुके, आप 2 मिनट देख सकते हो, टेक योर टाइम, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। हो गया जब हम लोग लास्ट टेंस, ठीक है ना, 12 नंबर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपका टेंस का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे हम लोग समझ चुके कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो इट इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ 2 टेंसेस, 2 एक्शंस का क्या किया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है। जैसे एक परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, जैसा आप देख रहे हो, अगर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस दोनों एक्शन को कंबाइन करके जब कोई एक्शन तैयार किया जाता है ना, तब हमारा जो एक्शन बनता है वो क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम लोगों ने प्रेजेंट में भी देखा, पास्ट में भी, अब फ्यूचर में भी देखने वाले, ओके। तो देख रहे हो, पहली बात तो फ्यूचर एक्शन लिखने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, विल एंड शैल। ये स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया था कि कोई भी फ्यूचर एक्शन को रेफर करने के लिए इधर वो इंडेफिनिट का एक्शन हो, कॉन्टिन्यूअस का एक्शन हो, परफेक्ट का एक्शन हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्शन हो, ठीक है। आपको विल एंड शैल तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद देख रहे हो कि एक्शन परफेक्ट है, तो परफेक्ट एक्शन के लिए आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, हैव का फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म, हैव का फॉर्म। एंड विल एंड शैल के साथ अगर आपको हैव का कोई फॉर्म लिखना हो तो क्या लिखोगे, खुद हैव ही तो लिखोगे, क्योंकि हैव ही तो सेंटेंस का उस वर्ब का बेस फॉर्म होता है। और विल एंड शैल के साथ हम लोग वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं, तो हैव यूज हुआ। उसके बाद आगे देख रहे हो तो लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस, और हम लोगों ने समझा कि कॉन्टिन्यूअस एक्शन रेफर करने के लिए हम लोग को वर्ब का बी फॉर्म चाहिए। कौन सा फॉर्म, बी फॉर्म। और हैव के साथ अगर बी का कोई फॉर्म लिखना हो तो क्या लिखोगे, बीन, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। इस वजह से हमारा सीक्वेंस तैयार होता है विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन का। और एक्शन कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। और उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, और इसमें ध्यान रखना कि इसमें एक टाइम की बात की जाती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है। इस वजह से आपको फ्रॉम एंड फॉर का यूज, यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, हम लोग प्रेजेंट एंड पास्ट के टेंस में सिंस एंड फॉर का यूज कर रहे थे ना, ठीक है। लेकिन जब फ्यूचर में चला जाता है तो सिंस रिप्लेस कर दिया जाता है किस चीज से, फ्रॉम से, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिंस रिप्लेस कर दिया जाता है किस चीज से, फ्रॉम से। लेकिन फॉर वही है, फॉर का यूजेस वही है, ठीक है। जैसे आप सिंस का यूज स्पेसिफिक टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते थे, आप फ्यूचर एक्शन को रेफर करने के लिए फ्रॉम का यूज करोगे उस सिंस की जगह पे, ठीक है ना। और फॉर का यूज सेम है, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट में यूज किया, पास्ट में यूज किया, वैसे ही फॉर का यूज है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 ईयर्स, इस तरीके से, ओके। समझ रहे हो। तो लास्ट में हर एक स्ट्रक्चर के लास्ट में आपको क्या लिखना होगा, सिन, फ्रॉम एंड फॉर के साथ कोई टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आप समझ गए कि विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन का यूज किया जाएगा। अब देख रहे हो इसका यूसेज, किस टाइप के एक्शन को रेफर करते हैं हम लोग इस टेंस के थ्रू। लिखा हुआ गोइंग ऑन एक्शन इन फ्यूचर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ टाइम
विथ ड्यूरेशन और विथ ड्यूरेशन, ये आपको समझना होगा ना कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट होगा और वो गोइंग ऑन रहने वाला है, या आप उस ड्यूरेशन को मेंशन कर दो कि फ्यूचर में वो एक्शन कितने ड्यूरेशन तक चला। दो पॉइंट यहां पे समझना, फ्यूचर के किस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्शन स्टार्ट हुआ और गोइंग ऑन रहने वाला है, या तो ये मेंशन करना होगा आपको सेंटेंस में कि फ्यूचर के टाइम में वो एक्शन कितने ड्यूरेशन तक गोइंग ऑन है। दोनों में से कोई भी आप अगर मेंशन करते हो ना तो आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को रेफर करना होगा। टाइम जैसे आप ऐड कर दोगे तो वो सिर्फ अब कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा, वो अब क्या हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, we will have been working there for 2 hours tomorrow। कल की बात की जा रही है कि we will have been working there for 2 hours tomorrow। फिर लिखा गया they will have been organizing the party from tomorrow morning। कल सुबह से ही वो क्या पार्टी ऑर्गेनाइज करने में लग जाएगा। क्लियर ना ऐसा सिचुएशन को। She will have been preparing for the exam for 2 years। will have been फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर की बात की जा रही है। अच्छा, अब इस एक्शन को टाइमलाइन पे समझोगे ना तो देखो ये हमारा टाइमलाइन हुआ, पूरे का पूरा टाइम को रेफर कर रहा है। यहाँ से पास्ट, ये पास्ट पॉइंट मान लेते हैं, ये प्रेजेंट का पॉइंट है एंड ये फ्यूचर का पॉइंट है। ठीक है, तो इस एक्शन को आप कहाँ पे किस गैपिंग में रखोगे। ठीक है ना, तो ये बात किया जा रहा है फ्यूचर का, इसका मतलब ये प्रेजेंट के बाद से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप प्रेजेंट में ये कंसिडरेशन कर रहे हो लेकिन एक्शन स्टार्ट कब होगा, ये फ्यूचर में। ठीक है, मान लेते हैं कि फ्यूचर के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक्शन स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये गोइंग ऑन है, गोइंग ऑन है, गोइंग ऑन है। ठीक है ना, अब ये कितने ड्यूरेशन के बाद ये कंप्लीट होगा ये कंफर्म नहीं है, बस हमें ये पता है कि वो एक्शन किस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ। वो पॉइंट ऑफ टाइम आप मेंशन कर सकते हो, जैसे बोला गया सिंस मॉर्निंग, कल मॉर्निंग में ये एक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो हमें पॉइंट पता है ना कि वो एक्शन कब स्टार्ट होगा। या बोल दिए कि टुमारो फॉर 5 आवर्स। ठीक है, फॉर 5 आवर्स ये एक्शन गोइंग ऑन होने वाला है कल, लेकिन 5 आवर्स के आगे भी तो ये एक्शन जाने वाला है। तो एक चीज आपको समझ गया कि या तो हम पॉइंट मेंशन कर रहे हैं सेंटेंस में या तो ड्यूरेशन मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, तो फ्यूचर के इस पॉइंट ऑफ ये एक्शन स्टार्ट हुआ और ये आगे क्या रहने वाला है, गोइंग ऑन रहने वाला है, कितने भी ड्यूरेशन तक। आपको ड्यूरेशन या पॉइंट दोनों में से कोई मेंशन करना होगा। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए कि किस सिचुएशन में हम लोग इस टेंसेस का यूज करेंगे। और जहां तक निगेटिव बनाने की बात आएगी तो हम लोगों ने समझ लिया कि आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज करते जाओगे, आपका सेंटेंस सारा निगेटिव बन जाएगा। बस यही ध्यान देना कि हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पे बिल था तो सेंटेंस बनेगा वी विल नॉट हैव बीन, we will not have been working there for 2 hours tomorrow। ठीक है ना, she will not have been preparing for the exam for 2 years। इस टाइप से सेंटेंस तैयार होगा। और जब इंट्रोगेटिव बनाने की बात आएगी तो हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर दोगे। ये 6 पैटर्न हमारा तैयार हुआ। जब आप एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखोगे, एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिखोगे तो इस तरीके का आपका 6 पैटर्न तैयार होगा। और आप सिचुएशन भी समझ गए कि फ्यूचर टाइम में जब कोई एक्शन एक पॉइंट ऑफ टाइम या विथ ड्यूरेशन गोइंग ऑन होगा ना, ठीक है, तब हम इस टेंस का यूज करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टेंस का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा सबको सारे को एक साथ एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग कंप्लीट हो जाएगा आपका ये। ओके, अब हम लोग सारे टेंसेस को, जितने भी हम लोगों ने ये 12 टेंसेस को पढ़ा, ठीक है, स्टार्टिंग प्रेजेंट से लेकर टोटल फ्यूचर तक जो एंड करते गए, अब उसे हम लोग एक थोड़ा सा एक टाइमलाइन के थ्रू, ठीक है ना, सारे टेंसेस को टाइमलाइन के थ्रू एनालाइज करते हैं कि टाइमलाइन पे कोई इस एक्शन को जब रेफर करोगे ना तो वो कैसा कैसा सिचुएशन क्रिएट करता है। ठीक है ना, कहाँ पे वो टाइमलाइन पे आप उसको डिनोट कर सकते हो, किस टाइप का एक्शन होगा, आप टाइमलाइन से समझते हो। ठीक है, जैसे आपका जो हॉरिजेंटली लिखा गया क्या, आपका स्टेट्स ऑफ एक्शन, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपका क्या होगा, स्टेट्स ऑफ एक्शन। और जो वर्टिकली लिखा हुआ है आपका क्या, ये प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। ठीक है ना, ये थ्री टाइम को आप ये 4 स्टेट्स ऑफ एक्शन के साथ रिलेट करोगे तो यही हमारा 12 टेंसेज बनेगा। ठीक है ना, आपको एक एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप हर एक को टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं। ठीक है ना, देखो आई लर्न इंग्लिश। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट का, देख रहे हो यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अगर कोई बंदा बोले आई लर्न इंग्लिश, सी लर्न्स इंग्लिश, इसका मतलब आप क्या समझते हो। ठीक है, ये टाइमलाइन के किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है ना, देख रहे हो एक टाइमलाइन बनाया गया, ये पास्ट टाइम को रेफर कर रहा है, ये प्रेजेंट को एंड ये फ्यूचर को। इस एक्शन को आप टाइमलाइन पे रेफर करोगे तो कहाँ पे रेफर करोगे। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। चलो एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर बोला गया द अर्थ क्या बोल सकते हैं, मूव्स अराउंड द सन, ऐसा सिंपल सा एक यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट है ना। ठीक है, जैसे अगर हम बोले लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो बताओ कि अगर ये सब एक्शन को अगर इस टाइमलाइन पे रेफर करना हो तो कहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक
ठीक है ना। तो आपको बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि अगर लाइट की बात करें तो लाइट प्रेजेंट में भी फास्टर देन साउंड क्रिएट करता है, फास्टर देन साउंड ट्रैवल करता है, पास्ट में भी ऐसा ही होता था एंड फ्यूचर में भी ऐसा ही होने वाला है। इसका मतलब इस एग्जांपल से हमें समझ में आया कि जब प्रेजेंट एंड डेफिनेट एक्शन की बात करते हो तो वो टाइमलाइन के हर एक पॉइंट के लिए वैलिड होता, समझ रहे हो ना। इसी वजह से कोई भी फैक्ट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, चाहे वो मैथमेटिकल फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो या फिलोसफिकल फैक्ट हो, उसे हम लोग प्रेजेंट एंड डेफिनेट में लिखते हैं। इट मींस ये टाइमलाइन के हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता, और ये सब एक्शंस को आप किसी भी और टेंसेज में चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ये ऑलवेज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एंड प्रेजेंट एंड डेफिनिट में ही लिखा जाएगा। क्लियर। आई लर्न इंग्लिश आपकी एक हैबिट, एक रूटीन एक्शन है, इसे भी टाइमलाइन के हर एक पॉइंट पर भी रेफर कर सकते हो आप। ये नहीं बोल सकते कि इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक्शन हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करोगे इसकी तरफ, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आई लर्न इंग्लिश को क्या लिखा गया, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। जब लर्निंग इंग्लिश बात कर रहे हो तो ये क्या है, एक गोइंग ऑन एक्शन है। जिस टाइम आप बात कर रहे हो वो उसी टाइम गोइंग ऑन एक्शन होगा, एक इन प्रोसेस में एक्शन है, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट में कुछ देर तक, कुछ ड्यूरेशन तक, 2 मंथ्स 3 मंथ्स या 3 डेज तक क्या है, ये गोइंग ऑन रहने वाला एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने समझा कि जो एक्शन कॉन्टिन्यूअस है, आप कोई भी एक्शन को स्टार्ट करते हो वो इनकम्प्लीट स्टेट में है, वो कुछ देर तक गोइंग ऑन रहने वाला और फिर वो कंप्लीट होने वाला है ना। कॉमन से एग्जांपल, आप कोई भी एक्शन करते हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किए वो कंप्लीट होगा ना, ठीक है। इट मींस वो एक्शन थोड़ी देर तक कॉन्टिन्यूअस रहने वाला है, फिर वो एक्शन क्या बनने वाला है, परफेक्ट। इसी को समझना है कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन इनकम्प्लीट स्टेट में है और वो आगे जाकर परफेक्ट बन जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वो कंप्लीट स्टेट में होने की वजह से ही उसे बोला जाता है कि वो एक्शन अब क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। तो इस कॉन्टिन्यूअस एक्शन को जब टाइमलाइन पे दिखाओगे तो यहाँ पे दिखाओगे कि प्रेजेंट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ, कुछ ड्यूरेशन तक रहेगा और वो कंप्लीट हो जाएगा। वो ड्यूरेशन छोटा सा ही होगा, ठीक है ना। अब देख रहे हो परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट को हम लोग बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की जहां तक बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट को बोले तो वो रिसेंट पास्ट को रेफर करता है। रिसेंट पास्ट मतलब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, अभी अभी हाल ही फिलहाल में। देख रहे हो ये भी पास्ट ही है, बट रिसेंट पास्ट मतलब उसे हम प्रेजेंट में मेंशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में दिखाई देता है। जैसा अगर हम बोले ना कि आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, ठीक है ना, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, अभी अभी ब्रेकफास्ट कर लिए, उसका इफेक्ट अभी भी दिख रहा है ना। कोई और बंदा पूछे कि ब्रेकफास्ट करोगे तो बोल सकते हो कि करेंगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपका इफेक्ट अभी दिख रहा है, आपका पेट अभी भरा हुआ है, ठीक है ना। तो इसे अगर टाइमलाइन पे दिखाया जाएगा तो क्या होगा, ये पास्ट एकदम जस्ट प्रेजेंट से जस्ट एकदम पास्ट के एकदम सटे हुए यहाँ पे पॉइंट से स्टार्ट होगा और वो अभी अभी रिसेंटली प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ टाइम पे फिनिश हुआ। समझ रहे हो ना, बस रिसेंट पास्ट है, अभी जस्ट। क्लियर। उसके बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे टाइमलाइन पे दिखाना चाहोगे तो हम लोगों ने पढ़ा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो एक्शंस होती है वो पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन की बात करें तो वो पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होगा, गोइंग ऑन रहने वाला है प्रेजेंट तक। तो मान लेते हैं कि पास्ट के इस पॉइंट ऑफ टाइम से ये एक्शन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे अभी अभी प्रेजेंट में ये गोइंग ऑन है। अभी जिस टाइम प्रेजेंट में इस एक्शन की बात कर रहे हैं अभी भी हो सकता है ये गोइंग ऑन रहने वाला, ठीक है। अभी भी कितने ड्यूरेशन तक जाएगा ये भी हमें पता नहीं, समझ रहे हो ना। तो जब ये पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम से स्टार्ट हुआ और कुछ देर तक कुछ ड्यूरेशन अपना कंप्लीट कर लेता है ना, तो उसी कंप्लीटनेस की वजह से हम बोलते हैं कि वो एक्शन क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। लेकिन आगे सिचुएशन देखोगे तो फिर एक्शन स्टिल गोइंग ऑन है। एक्शन क्या है, स्टिल गोइंग ऑन। स्टिल गोइंग ऑन होने की वजह से ही इसे क्या बोला जाता है, कॉन्टिन्यूअस। तभी हमारा तैयार होता है एक्शन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक्शन का कुछ ड्यूरेशन, कुछ पार्ट को कंप्लीट कर लिया गया है एंड कुछ इनकम्प्लीट है। इट मींस पार्शियल कंप्लीशन एंड पार्शियल इनकम्प्लीशन जब कोई भी एक्शन में देखने को मिलता तो वो एक्शन हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। ओके, तो आई होप आप लोग प्रेजेंट के सारे एक्शंस को, प्रेजेंट एंड डेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को टाइमलाइन के थ्रू समझ गए कि टाइमलाइन पे ये एक्शन कहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। अब पास्ट पे आते हैं। पास्ट एंड डेफिनेट को जब देखोगे तो पास्ट एंड डेफिनेट को हम लोग क्या बोले कि पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक्शन डन हो जाएगा, ठीक है ना। पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे बोले लास्ट संडे, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, 2015, इन 1947, ठीक है ना। इस टाइप का कोई भी पास्ट का एक पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन कर दिया जाएगा। स्टरडे भी एक पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है ना। तो पास्ट के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक्शन क्या कर लिया, मान लो तो पास्ट के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्शन क्या कर लिया, डन। ये हमारा स्टरडे है, यही पॉइंट हमारा लास्ट संडे, यही पॉइंट हमारा लास्ट मंथ है, कुछ भी बोल सकते हो। पास्ट के एक
स्पेसिफिक पॉइंट पे एक्शन डन होना चाहिए, तब वो हमारा क्या होगा, पास्ट एंड डेफिनेट का एक्शन। क्लियर? उसके बाद अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करोगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूस बोलने का मतलब क्या, कॉन्टिन्यूस मींस फिर गोइंग ऑन, इट मींस पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो स्टार्ट होगा और थोड़ी देर के लिए, थोड़ी ड्यूरेशन के लिए वो गोइंग ऑन है और फिर वो कंप्लीट होगा। तो मानते हैं इस ड्यूरेशन से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर तक रहना और फिर कंप्लीट हो गया। देख रहे हो टाइमलाइन पे, ठीक है ना, यहां से इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर तक रहने वाला और फिर कंप्लीट हो जाने वाला है। क्योंकि कॉन्टिन्यूस एक्शन क्या होती है, टेम्पररी होती है। कॉन्टिन्यूस एक्शन क्या होती है, टेम्पररी होती है, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट एक्शन, पास्ट परफेक्ट की बात करोगे तो पास्ट परफेक्ट बोलने का मतलब क्या, पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन, पास्ट से भी पास्ट चले जाना, मोर पास्ट की बात की जाएगी, ठीक है, तब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे पास्ट में दो एक्शन डन किया गया, मान लेते हैं एक एक्शन ए एंड एक्शन बी को डन किया गया, एक्शन ए पहले किया गया एंड एक्शन बी बाद में किया गया, तो खुद बताओ कि एक्शन ए को पास्ट परफेक्ट में लिखोगे या एक्शन बी को पास्ट परफेक्ट में लिखोगे, किस एक्शन को, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि जो प्रीसीडिंग एक्शन है, प्रीसीडिंग मतलब जो पहले, पहले कौन हुआ, एक्शन ए, तो एक्शन ए को हम लोग पास्ट परफेक्ट, इट मींस हैड के साथ थर्ड फॉर्म से यूज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड एक्शन जो है, सेकंड एक्शन पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पे डन हुआ, इस वजह से इसे पास्ट एंड डेफिनिट में लिखा जाएगा। मतलब ये वाला जो सेकंड एक्शन है वो सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म से रेफर किया जाएगा, समझ रहे हो ना। ओके उसके बाद अगर देखोगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसमें प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं। ये एक्शन हम लोग समझे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ, तो ये एक्शन पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू रहा और वो पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, समझ रहे हो। लेकिन इसमें टाइम मेंशन करना होगा आपको, एक पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कुछ दोनों में से कुछ भी मेंशन कर देंगे तो वो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एक्शन हो जाएगा। मान लेते कि पॉइंट ऑफ टाइम मान लेते कि 2010 है, इस 2010 से ही कोई एक्शन स्टार्ट होता है एंड 2019 तक जाकर ये कंप्लीट हो गया, समझ रहे हो ना। तो ये 9 इयर्स का ड्यूरेशन इस एक्शन ने कंप्लीट कर लिया और पास्ट में ही ये कंप्लीट हो गया, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो, ठीक है। 2010 पास्ट का एक पॉइंट ऑफ टाइम था, इस पॉइंट ऑफ टाइम से ये एक्शन स्टार्ट हुआ एंड 2019 में एक्शन कंप्लीट हो गया, तो टाइमलाइन पर हम इसे ऐसे दिखाएंगे कि पास्ट के इस पॉइंट को ये टच नहीं कर रहा, समझ रहे हो ना। ओके, तो आप लोग पास्ट को भी टाइमलाइन के थ्रू समझ गए, अब फ्यूचर को टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखा जाएगा ना, तो इसमें देख रहे हो कि प्रेजेंट फ्यूचर का रिलेशन पास्ट से कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपका फ्यूचर डिपेंड करता है किस चीज पे, प्रेजेंट पे। आपका फ्यूचर डिपेंड करता है किस चीज पे, प्रेजेंट पे। आपका फ्यूचर का पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो ना। इसमें अगर फ्यूचर में कोई एक्शन बोलोगे ना तो पास्ट से कॉम्बिनेशन कभी नहीं किया जाएगा। प्रेजेंट एंड फ्यूचर का कॉम्बिनेशन हो सकता है सेंटेंस में, लेकिन पास्ट एंड फ्यूचर का कभी नहीं हो सकता। इट मींस हमें समझ में आया कि फ्यूचर के कोई भी एक्शन को रेफर करोगे ना तो बस इसी ड्यूरेशन, इस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट के बीच वैलिड होगा। कौन से पॉइंट के बीच, प्रेजेंट के पॉइंट एंड प्रेजेंट के पॉइंट एंड फ्यूचर के पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से ही वैलिड होगा, ठीक है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट एक्शन, फ्यूचर के कोई भी कल, परसों, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, आप इस टाइप से कुछ भी बोलोगे, ठीक है, तो फ्यूचर के कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्शन डन किया जाएगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, ठीक है ना। फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ, कुछ ड्यूरेशन तक रहेगा, कुछ ड्यूरेशन तक गोइंग ऑन रहने वाला, कुछ ड्यूरेशन तक गोइंग ऑन रहने वाला एक्शन, तो वो फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया, ठीक है ना। फ्यूचर के किसी भी डेडलाइन तक, जैसे बोल दोगे कि फ्यूचर में आने वाला 2023, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, ये भी फ्यूचर का एक टाइम है और फ्यूचर में ही स्टार्ट होगा ये एक्शन और उस डेडलाइन तक एक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना। तो एक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि एक्शन परफेक्ट हो गया। परफेक्ट हो गया इट मींस वो फ्यूचर परफेक्ट का एक्शन होगा, ठीक है ना। उसे प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये दोनों पॉइंट के बीच दिखाना होगा। और लास्ट हम लोग समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो इसका भी पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होगा एंड गोइंग ऑन रहने वाला, ठीक है। और फिर से आप बात कर रहे हो परफेक्ट कंटीन्यूअस की, तो इसमें आपको टाइम एक्सप्रेशन यूज करना है। कौन सा टाइम एक्सप्रेशन, या तो पॉइंट या तो पीरियड। और टाइम जब पॉइंट में एक्सप्रेस किया जाएगा तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक वर्ड है फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम 2024, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, समझ रहे हो। लेकिन अगर ड्यूरेशन की बात की जाएगी तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 आवर्स, इस टाइप से यूज किया जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए हो कि फ्यूचर के इस पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होगा और एक्शन क्या रहने वाला है, स्टिल गोइंग ऑन फ्यूचर में ही। फ्यूचर में कितने ड्यूरेशन तक ये जा सकता है ये मेंशन आपको करना होगा सेंटेंस में। ओके, तो एक एग्जांपल से आपको दिखा गया, जैसे लिखा गया आई लर्न इंग्लिश, इंडेफिनिट आई एम लर्निंग इंग्लिश, कॉन्टिन्यूअस आई हैव लर्न इंग्लिश, perfect I have been learning English for 2 hours,
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट की बात करोगे तो सेकंड फॉर्म आई लर्नड इंग्लिश, आई वाज लर्निंग इंग्लिश कॉन्टिन्यूअस, आई हैड लर्नड इंग्लिश, हैड के साथ थर्ड फॉर्म तो पास्ट परफेक्ट आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा तो आई विल लर्न इंग्लिश, देख रहे हो ना यहाँ पे था आई लर्न इंग्लिश प्रेजेंट में, आई लर्नड इंग्लिश सेकंड फॉर्म, फ्यूचर में प्रेजेंट पास्ट में, और फ्यूचर की बात करोगे तो आई विल लर्न इंग्लिश, विल लिखना पड़ेगा आपको, विल लर्न इंग्लिश। फ्यूचर की बात की जाएगी आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, आई विल हैव लर्नड इंग्लिश, फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, ठीक है, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो आई होप आपको ओवरऑल आइडिया हो गया होगा। अगर आप सब्जेक्ट को सी ले लोगे, अगर ही ले लोगे कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ आप लोग वर्ब क्या यूज करने लोगे, लर्न्स, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म तो वही रहने वाला है। तो आई होप आप लोग समझ गए। ओके, ये लेक्चर आप लोग के लिए बिल्कुल ही हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल हेल्पफुल होगा, आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिली होगी। ओके, तो आप स्टार्टिंग से बिल्कुल ही कंप्लीट लेक्चर को देख लोगे और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हमारा लेक्चर अब डन हो गया। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड थैंक यू। और कम से कम अगर लेक्चर पसंद आया तो एक लाइक तो कम से कम बनता, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ठीक है। इस टाइप का लेक्चर एक पूरा का पूरा रिकैपिचुलेशन वीडियो हर एक टॉपिक का आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो बैक टू बैक आपको लेक्चर मिलता रहेगा, आप वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।